हेलो बच्चों। तो आपके सामने आज है कंपार्टमेंट का पेपर, जो कि इस बार हुआ था 15 जुलाई 2024 में। ठीक है, केमिस्ट्री। और कौन सा पेपर है? कंपार्टमेंट का, जिसका सीक्वेंस है 56S/3। ठीक है। बस कुछ क्वेश्चंस जैसे एमसीक्यू वगैरह या अजरसन रीजन एक दो इधर उधर को चेंज होंगे, बाकी होंगे वो सब क्वेश्चंस पेपर आपके सेट्स में। मैक्सिमम क्वेश्चंस एक दो है जो मैंने दो सेट मुझे मिले, उन सेट की बात मैं आपको करता हूँ, उनका मैं डिफरेंस थोड़ा सा बता भी दूंगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू का। इसमें पूछा था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनआई का दिया था, और आपको किसका दिया था? एजी का। पूछा था कि आप बता दीजिए कि द रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, तो सेल पोटेंशियल विल बी। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, एनआई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एजी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? लॉस करता है। तो जब आप ई राइट माइनस लेफ्ट करके निकालोगे तो आपकी वैल्यू आएगी प्लस में 1.05 वोल्ट, यानी कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि लोवेस्ट मैग्नेटिक मोमेंटम किसका होगा। ठीक है, हाईएस्ट नहीं, क्या पूछा है? लोवेस्ट। तो लोवेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट उसका होगा जिसमें सबसे कम अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम चेक करेंगे तो 3d6 इसमें आते 4 आ जाएंगे, 3d7 आते इसमें 3 आ जाएंगे, ये 3d3 होता है इसमें 3d आ जाएंगे, और ni2 पॉजिटिव में 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कौन सा आ जाएगा? ni आ जाएगा, ना कि cr रहेगा। लोवेस्ट पूछा है भाई, जब डी में 8 बनाओगे तो देखो क्या करोगे। तो 1 2 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने अनपेड बने आपके? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है आपका कि जियोमेट्री बता दीजिए निकल की NiCl4 की। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो जियोमेट्री आपकी क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। हालांकि मैं आपको बता दूं, ठीक, इसमें दो ही जियोमेट्री पॉसिबल थी, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। ठीक, स्क्वायर प्लेनर कब होगी? जब आपका क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन आएगा DsP2, तब आपकी स्क्वायर प्लेनर होगी। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा तो उस कंडीशन में आपकी क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि ये भी जरूर लगाया होगा बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन? ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन वो नहीं देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ये क्वेश्चन दूसरे सेट में कैसे था मैं वो भी समझा देता हूं। इसका आंसर तो आपका ये आ जाएगा, लेकिन जो दूसरे सेट में थे उसमें आपका बेंजल्डिहाइड वाला ऑप्शन होगा। कुछ एक सेट मैंने देखा था, क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, लेकिन ये इस सेट में नहीं है, ये आपका दूसरे सेट में था, इसलिए मैंने बता दिया। जो कि ये देखिए, ये तो बहुत ही एक तरह से आपका क्या है, सिर्फ आई साइड बेस है, क्योंकि देखो ध्यान से उसने यहाँ ONO लिख दिया। इस कंडीशन में हम इसमें नाइट्राइटो O यूज करेंगे। मैक्सिमम बच्चों ने मैंने देखा है, दो तीन पेपर देखे उनमें ये लगाया हुआ है। नहीं, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा O के साथ। क्लियर? ठीक है, और थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कहा है मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। स्टेबल जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको ऐसे चेक करनी है। ये सब मोनोडेंटेट है, लेकिन इसमें EN बाइडेंटेट है, जो कि एक किलेट लिगेंड का भी कार्य करता है और स्टेबिलिटी को एनहेंस कर देता है। तो इसका ऑप्शन आपका ये होना चाहिए, सी। चलिए, ओके। क्योंकि देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कंपार्टमेंट का पेपर बहुत टफ है। कंपार्टमेंट का पेपर मेन एग्जाम से जस्ट ट्वाइस टफ है। ट्वाइस क्या, थ्राइस भी बोल दो तो कम नहीं है। बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। ठीक, मैं लेट सोल्यूशन इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं मुझको पेपर ही लेट मिला है, तो मैं क्या करूँ, बच्चों से मांगता रहा, किसी ने दिया ही नहीं। एक बच्चे ने सेंड किया था तो वो अच्छे से विजिबल ही नहीं था, तो आप देखते ही क्या। चलिए नेक्स्ट करते हैं शुरू, कि इफ अमाइन आर अरेंज्ड किसमें? गैसियस फेज में। तो देखो गैसियस फेज में कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन सोल्यूशन अगर एक्वस है, आपका वाटर में है, तो फिर क्रिटिकल कंडीशंस इथाइल और मिथाइल की आपको याद रखनी होती है कि उसमें दोनों कंडीशंस लगती हैं। तो यहाँ तो सिंपली अमाइन, ठीक, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, पहले अमोनिया, फिर 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा गैसियस फेज में। ठीक है, हालांकि उन्होंने पास होने का दिया है, मैं आपसे बताऊं, लेकिन फिर भी काफी टफ है मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई बाकी बच्चों अगर आपको आसान लगा हो तो थैंक यू, कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें तो ईजी लगा। केमिकल टेस्ट, एनिलीन आपका एजोडाई टेस्ट देगी, लेकिन इथाइल अमाइन आपका एजोडाई टेस्ट नहीं देती है। ठीक है, जो कपलिंग रिएक्शन आपने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हम एजोडाई टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका एजोडाई टेस्ट आ जाएगा। ये है, इसमें आपका देखिए अगर आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और इस पर 3 आ जाएगा, और 2 पर 2 कार्बन लग जाएंगे। तो आपका जो ब्रोमो बनेगा वो 1 पर बनेगा, और 2 2 डाइमिथाइल बनेगा, और 3 कार्बन के लिए बन जाएगा प्रोपेन। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल एकदम ओके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके इस क्वेश्चन की, कि कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड द हाईएस्ट एक्साइटिंग एनर्जी विल बी। ठीक है, देखो हाईएस्ट एक्साइटिंग एनर्जी उसकी होगी जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। तो इस कंडीशन में जो आपका NH3 है, इससे भी ज्यादा पावर किसकी होती है? CN की होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? सी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, दोनों में आपको कंपैरिजन करनी थी। इसका सोल्यूशन देखो मैंने इधर डाल रखा है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाए। जब आप लिखेंगे R1 = KA⁻1,
दूसरी बार लिखेंगे R2 इज इक्वल टू K, क्योंकि 4 टाइम्स हो रहा है तो आपने 4 टाइम्स कर दिया, A को 4 से मल्टीप्लाई करके पावर n लिख दी। अब इसको कहा, देखो क्वेश्चन में यहाँ बोला है उसने क्या कर दें कि उसको जो है डबल कर दें रेट कांस्टेंट को, यानी कि जो R2 है वो R1 का क्या हो जाएगा, डबल। ऐसा करोगे, इक्वेशन रखोगे तो 2n इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा और n इज इक्वल टू आपका हाफ आएगा, यानी उस कंडीशन में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर इज एन। ये आपका एक SN2 रिएक्शन है, इसमें याद रखिएगा आपका ऑप्शन होना चाहिए SN2 रिएक्शन, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता। आपका जो अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल है वही आपका क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है बैक साइड से। ओके, तो ये थे आपके 12 के 12 MCQ। आते हैं आपके अजर्सन एंड रीजन। 12 MCQ पूरे होने के बाद तो देखते हैं 13 में। चलिए देखो, इसमें कहा है कि रेट कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। और क्यों होता है, क्योंकि आपकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है। बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट बनेगा। ठीक है, Cu2 आयोडाइड इज नोन, ठीक है, नोट नोन, गलत लिखा है। क्लियर, स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, ये बात सही लिखी है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बनेगा अजर्सन रीजन में। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों को वैसे भी क्या पढ़ते हैं, बहुत भारी पढ़ते हैं, उनको वहां पर लगता है सारी सही है। इसमें भी देखिए माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। अगर आपका पहला ही गलत हो रहा है तो देखो ध्यान से आप अगर नोटिस करेंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग अजर्सन फॉल्स रीजन ट्रू, बस यही बन सकता है, डी ऑप्शन ही। तो यानी इसका ये बना, इसका डी, इसका भी पहला रॉन्ग है तो इसका भी क्या बन गया, डी। इसमें देखो ये एसिटिनालाइड इज मोर बेसिक, ठीक है, इसमें भी देख लो ध्यान से, ये जो आपका NH है और यहाँ जो C डबल बॉन्ड O है, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, रेजोनेंस में चला गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो होना चाहिए था क्या, लेस बेसिक, मोर बेसिक लिखा, ये गलत हो गया, यानी फिर से ऑप्शन डी। यानी अजर्सन में था A D D, चारों आंसर आपके पूरे बढ़िया ये वाले होंगे। अब आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर। देखो इसका मैंने, क्योंकि तुम्हें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो पेपर को चेक करने में, इसलिए सोल्यूशन पहले से एक दूसरी PDF में खोल के रख रखा है अपने हाथ से लिख करके। ये कहा है कि CH3CHO इज मोर रिएक्टिव देन CH3CO CH3। हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि हमेशा आपके जो कीटोन होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड से। जो एल्डिहाइड है इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिलेगा, ठीक है, जबकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उतना एनहेंस नहीं करता है जितना कि ये दोनों कर देते हैं। जैसी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, ये जो आपका C और O के बीच में जो पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, और जब ब्रेक देर से होगा तो रिएक्टिविटी लो हो जाएगी। नेक्स्ट पर चलो, ठीक है। नेक्स्ट में कहा है कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर, कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड। ऐसा इसलिए होता है देखो, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, क्या होगा जब आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा तो जो आपका एसिटिक एसिड है वो डाइमर बना लेता है। तो डाइमर बनाने का मतलब है कि इसका मॉलिक्यूलर मास 60 से 120 यानी कि ट्वाइस हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास जब डबल हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही। और वाले ऑप्शन में कहा था गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश द पेयर ऑफ कंपाउंड। मैंने लिखा है देखो ध्यान से, एक प्रोपेनल है, जब आप प्रोपेनल पे जाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर प्रोपेनल की कैसी मिलेगी, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इसके पास होना चाहिए था कौन सा ग्रुप, एटलीस्ट ये। जिसके पास ये ग्रुप होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और ये ग्रुप किसके पास है, प्रोपेनॉन के, तो उसने आइडोफॉर्म टेस्ट दिया, और इसमें आपको लिखना था नो रिएक्शन, तो डिस्टिंग्विश कर देते, सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिख के, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। फिर भी बच्चे थ्योरी लिखते हैं, मैं नहीं मानता कि थ्योरी लिखनी चाहिए। बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड, देखो बेंजोइक एसिड जब भी आपका NOH से रिएक्ट करता है इफरवेसेंस निकलते हैं, जबकि बेंजल्डिहाइड में ऐसा कोई भी इफरवेसेंस नहीं निकलता है। बड़े आराम से आप इस रिएक्शन से ये बात लिख देते हैं कि हमारा ये डिस्टिंग्विश है। नेक्स्ट जो आपका है, ठीक, एक मिनट, 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर में आपकी क्या है, यही 2 रिएक्शन है, इसमें अपनी तारीफ करने वाली बात नहीं है। एक बच्चे ने मेरे से बेचारे ने पूछा भी था कि सर कौन सी नेम रिएक्शन कर लूं, पता नहीं क्या, यही 2 नेम रिएक्शन मैंने उसे बोली कि भाई आप जो है रिमर्टिमान और कोल्बे रिएक्शन जरूर कर लेना, ठीक है। वो आ भी गई, बस ये वो होते हैं, ये नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ये जैसे टीचर बोलते हैं कि सब मेरा ही बताया हुआ आया, सब मेरा ही पढ़ाया हुआ आया। तो भाई पढ़ाया हुआ तो सभी का आता है, कोई बाहर से तो पढ़ाता नहीं है, ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट ये है कि अगर एट रैंडम किसी बच्चे को हेल्प मिल जाए 2 रिएक्शन से, तो उसका लक मानता हूं मैं, अपना उसमें कोई खास योगदान नहीं मानता हूं, ठीक है। ये और होना भी यही चाहिए। देखिए रिमर्टिमान रिएक्शन ये लिखी हुई है आपकी, रिमर्टिमान रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म NaOH रिएक्ट करते हैं, जिससे आपका OH ONA में और CH2 Cl2 आ जाता है। फिर आप इसको 2NaOH से रिएक्ट कराते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट लिखा है ताकि आपको, यहाँ क्या होगा, जैसे 2NaOH से रिएक्ट कराएंगे यहाँ पर 2H जुड़ जाएंगे, और आप जानते हैं 2H में एक ही कार्बन पर क्या होती है, अनस्टेबिलिटी, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते ही आपका क्या है, ये CHO ग्रुप बनेगा जो H पॉजिटिव से रिएक्ट करके सैलिसल्डिहाइड में बदल जाएगा। ये आपकी रिमर्टिमान रिएक्शन।
जो कॉल्बे रिएक्शन है उसमें आपका NaOH रिएक्ट करता है फिनॉल से, तो पहले फिनॉक्साइड बनता है, फिर CO2 से रिएक्ट करता है, कार्बोक्सिलिक बन जाता है, वापस H+ से करता है तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ये दोनों रिएक्शन क्लियर। अब आए आप 19 क्वेश्चन पर, ये दो नेम रिएक्शन थी। ये भी मैंने सेम यही बोला था कि भाई जो ग्लूकोज की रिएक्शंस हैं इसमें ग्लूकोज में 6 पॉइंट आपके हैं, उनसे हमेशा 1-2 पॉइंट पूछते ही। तो पूछा कि ग्लूकोज की रिएक्शन दिखा दीजिए HI से, तो जब ग्लूकोज आपका HI से रिएक्ट करता है तो बनाता है N-हेक्सेन। ये लिखी हुई रिएक्शन आराम से देख सकते हैं, अगर आपने ऐसी रिएक्शन वहां पर लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई उसको काटेगा नहीं। यहाँ Br2 से अगर रिएक्ट करते हैं तो ये CHO ग्रुप क्या हो जाता है, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और आपकी रिएक्शन ही उसने सिर्फ आपसे पूछी थी कि रिएक्शन लिख के दिखा दीजिए। दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी में सीधे लिखी हुई। चलो नेक्स्ट आते हैं आपके किस पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, देखिए 20 का सोल्यूशन, इधर क्वेश्चन है और इधर आपका सोल्यूशन लिखा रखा है। ठीक है, 20 में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी दे रखी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है टी, टाइम निकालना था ना, T = 2.303 अपॉन के लॉग R0 अपॉन R। अब उसने खुद कहा है R जो है, देखो ये लिख रखा 3/4 है इनिशियल का, यानी कि किसका, R0 का। तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू दी है वो रख देंगे और इसको लिख देंगे 3/R0, R0 से R0 कट जाएगा, log 4 माइनस log 3, वैल्यू पुट कर दीजिए, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 124.9 सेकंड। और अगर मिनट में दिया होगा तो मिनट आ जाएगा, हालांकि सेकंड में ही दिया है रेट कांस्टेंट, तो सेकंड में ही आएगा। क्लियर, आगे समझ में। नेक्स्ट देखो, ये रिएक्शन भी आपकी सीधी एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन से है। जब HBr रिएक्ट करेगा तो देखो ये जो Br है निगेटिव पार्ट है, ये वहां जुड़ जाएगा जहां सबसे कम हाइड्रोजन है, ये रहा, और H जुड़ जाएगा उसके दूसरे साइड और बॉन्ड हो जाएगा खत्म। इस रिएक्शन में बच्चे अधिकतर गलती कराते हैं, Br को बेचारे कहां लगा देते हैं, यहाँ ना। जब तक ये हीट और यूवी लाइट है तब तक Br यहीं दो पोजीशन पर ना लग करके, बाकी चाहे आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, सब जगह सही है। लेकिन अगर इसको हटा दिया, हीट को और यूवी लाइट को, और एक और बता दूं बच्चों, एक क्वेश्चन और देखा था मैंने, उसमें बॉयल ही लिख रखा था खाली, बॉयल होने का मतलब भी हीटिंग से ही है, तब भी यही होगा। अगर ये यहाँ इनको कट करके CCl4 लिखा होगा, क्योंकि कुछ सेट में जरूर यही बात आई होगी, तो तब आपका Br सिर्फ इन दो पोजीशन पर लगेगा, फिर और कहीं नहीं लगेगा। किसी सेट में हो तो आप अपने आप को वेरी कर सकते हो, अभी मेरे पास सिर्फ एक ही सेट अवेलेबल है। अब पहुंचते हैं आपके सेक्शन नंबर सी में। ठीक है, ए और बी कंप्लीट हो गए, सी सेक्शन में पहुंचते हैं। सी में दिया है गिव पॉसिबल रीजन एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग। पहला है कि डाइएजोनियम सॉल्ट जो होता है एरोमेटिक अमाइन का, वो स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें क्या है, रेजोनेंस इंक्लूड होती है, तो वो स्टेबिलिटी करता है। एल्काइल का जो होता है वो रेजोनेंस उसमें है नहीं है, तो अनस्टेबल होता है, मतलब तुरंत ही किसमें, एल्कोहल में चेंज हो जाता है। ये बात आपको इसमें लिखनी थी। अगर कोई बच्चा ये भी लिखा होगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो बड़े आराम से हो गया होगा। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि देखो एनिलीन होती है बेस, एनिलीन है आपकी क्या, बेस, ये लिख दिया मैंने कि एनिलीन बेस है, और एनहाइड्रस AlCl3 क्या है, एसिड है, और मिला के बना देते हैं सॉल्ट। तो किसका नंबर नहीं आएगा, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का नंबर ही नहीं आता है। नेक्स्ट में पूछा है कि एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट, क्योंकि जो आपका नाइट्रेशन है वो कैरिड आउट होता है इन एसिडिक मीडियम, इसीलिए आपका क्या है, मैक्सिमम जो प्रोडक्ट बनता है वो मेटा वाला बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहा है डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का कम होता है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन है CCl वाला वो sp2 है, और जो आपका क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में है वो sp3 है। इससे क्या होगा कि यहाँ वाले कार्बन का जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा। ये कहा है एल्काइल हैलाइड आर इमिसिबल विद वाटर, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। फिर कहा है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो हमने पढ़ाई है कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और इसमें ब्रांचिंग आपकी टर्ट ब्यूटाइल में ज्यादा होगी। ठीक है, एन ब्यूटाइल में एक भी ब्रांचिंग नहीं होगी, और ज्यादा ब्रांचिंग होने से होता क्या है, मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर एंड डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, इसमें कहा है ड्रॉ द जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। चलिए आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं, इस तरह के जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आपके ड्रॉ होंगे। ठीक है, एक बनेगी सिस फॉर्म और एक बनेगी आपकी ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट, इसने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए D4 का, जब आपका डेल्टा O ज्यादा हो पेयरिंग एनर्जी से, यानी कि पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, तो सीधी सीधी बात है कि जो T2G वाला आपका नीचे वाला जो ऑर्बिटल होता है, ठीक है, उसमें में चारों इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इजी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। समझ में आ गई, इजी में जीरो होता। अगर ये साइन किसी के सेट में ऐसे उल्टा बना हुआ है तो उसका आंसर होगा T2G3 और EG1, क्योंकि इतना ही चेंज करते हैं, और कैसे चेंज करेंगे। कुछ सेट में इधर को बना दो साइन, कुछ में इधर को बना दो साइन, बच्चे बेचारे घूमे फिरेंगे, जिसको आता है वो बेचारा खुश रहेगा। ठीक है, लेकिन कंपार्टमेंट वाले बच्चों की मैं फिर कहूंगा उनके साथ हो, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना टफ पेपर उनको नहीं देना चाहिए। अभी कुछ टीचर अगर देख भी रहे होंगे तो करेंगे कि इसमें टफ क्या है, बच्चे के हिसाब से सोचिए ना, बच्चा बेचारा कंपार्टमेंट में वैसे ही डरा रहता है, इतना कहाँ कर पाएगा।
थोड़ा और हल्के हैं, पास होने लायक खूब है, मैं भी कह रहा हूँ पास होने लायक मटेरियल खूब है, लेकिन जो अभी दिखाऊंगा तुम्हें, देखो कितने भर भर के न्यूमेरिकल है इसमें, इसको जिस जो देख लेगा डर के मारे आधा तो होपलेस, वो इसी से हो जाएगा, फिर कहाँ लिख पाएगा ढंग से आंसर, ये भी तो सोचना चाहिए ना। जो हमारा वो आता है ना केस स्टडी, उसमें सारे न्यूमेरिकल ही भर रखे हैं पूरे के पूरे, वो भी सोचना चाहिए, ठीक है। कहा है कि ये वाला ग्रीन कलर में होता है और NaCl वाला क्या होता है, वो कलरलेस होता है। ऐसा है कि जो NaCl है ना बच्चों, ये 4 वाला, ठीक है, Cn लिख दिया मैंने, हाँ Cn ये ओके। ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जब सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे डी ट्रांजिशन नहीं होगा, और जितने भी ये कलर कॉम्प्लेक्स कलर शो करते हैं उनमें डी ट्रांजिशन ही आपका होता है, इसलिए इसका आंसर बहुत सिंपल है कि इन NaCl4 ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, सो डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए अब देखो, अब न्यूमेरिकल से शुरुआत है, समझ जाओगे कि पेपर का लेवल कहाँ चला गया है एकदम से। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया है, इतने सोल्यूशन के लिए कहा है कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। तो पहले आप जो है के की और लैम्डा एम की वैल्यू निकाल दीजिए, सीधे वैसे फॉर्मूला था, लेकिन फिर भी देखो, एक हम भी टीचर हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, न्यूमेरिकल पता नहीं क्यों भारी लगते हैं, तो सीधे आपके आंसर ये आ जाएंगे, लगभग दोनों सेम ही है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। आप स्क्रीनशॉट में हट गया, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको चेक कर सकते हो, बड़े आराम से लीजिए प्यार से, ठीक है, इस साइड पेपर है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा और टफ था मामला इसका, क्या है कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन निकालना था बॉइलिंग पॉइंट में, निकालनी थी डेल्टा टीबी की वैल्यू, ठीक, जिसके लिए हमारे पास आई, के बी और एम होने चाहिए। चलो निकालते हैं, सबसे पहले हमने मोल्स निकाल लिए, ठीक, मोल्स ऑफ H2O निकाल लिए, जैसे हम मोलिटी निकाल लेंगे तो मोल्स अपॉन में वॉल्यूम वो आ जाएगा उसका 0.1, तो आपकी जो मोलिटी आई वो इतनी आई। अब MgSO4 को जब आपने आयनाइज किया तो आपको 2 आयन मिले, 2 आयन से आपका क्या हो गया, आई की वैल्यू 2 हो गई, वन टॉप फैक्टर 2 आ गया। 3 आयन होंगे किसी के में तो वन टॉप फैक्टर 3 आ जाएगा, सीधे सीधे 2 Kb की वैल्यू गिवन थी न्यूमेरिकल में, आप यहाँ देख सकते हो ये रही, ठीक है। मोलिटी M की वैल्यू हमने निकाल ली, सीधे रख दिया, आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गई, जिसको भाई आता होगा उसका आ गया होगा, जिसको नहीं आता होगा वो बेचारा गुस्से में दूसरों को कुछ कह ही रहा होगा, क्या करें। नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है, मैंने 2 बार क्यों कर दिया 26, अच्छा अभी बच्चों ये पूरा नहीं हुआ, हाँ हाँ, इसलिए 26 दो बार लिख रखा, क्योंकि एलिवेशन निकालना था, तो जो वैल्यू आई है वो हमने क्या करना है, जो वाटर का नॉर्मल होता है ना 373.515 केल्विन, उसमें उसे ऐड करके ये फाइनल आंसर ये आएगा। वो जो आंसर है वो डेल्टा टीबी का है, और ये जो है ये एलिवेट कितना हुआ है उसका है, ठीक, ठीक है, उससे आपका आंसर पूरा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट में ये क्वेश्चन बढ़िया था, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स से, ये रिएक्शन दे रखी है, ये एक आपका स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो उसने कहा है कि इस रिएक्शन को देख करके ये बताओ कि ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, तो आप समझ गए, पहला आंसर तो हो जाएगा हमारा कि दिस रिएक्शन इज अ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। फिर कह रहा है कि रेट लिख दीजिए, जब हमें पता चल गया कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है, तो एक इसमें हमें ये भी पता चल गया कि इसके कंसंट्रेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमने रेट लिख दिया K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आपका CH3COO C2H5, ठीक है, इसी की पावर 1 रहेगी, अगले H2O की पावर 0 हो जाएगी। अगर किसी बच्चे ने ऐसे भी लिख दिया होगा तो उसका भी कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। कहा मॉलिक्युलरिटी बता दीजिए, क्योंकि 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्युलरिटी 2 हो गई, ठीक, एक पर ही डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर 1 हो गया, ये बढ़िया था 3 नंबर का, अच्छा था क्वेश्चन, ठीक है, आसान भी था अगर आता होगा तो। 28 व्हाट हैपन व्हेन, 3 करने थे, मैंने तो सारी कर दिए, आप देखते रहना कौन सा किया है। देखो जब आपका रिएक्ट करेगा ये इससे इससे, तो यहाँ पर जो ये एल्काइल वाला पोजीशन है ये यहाँ इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, ऐसा कुछ दिखेगा, और O से MgBr हो जाएगा। जब आप इसे हाइड्रोलाइज करोगे H+OH- से, तो क्या होगा, यहाँ पर MgBr हटके ये बन जाएगा MgOH-Br, जो कि OH कहाँ से लेगा, वाटर से, और ये H यहाँ पर आएगा तो बन जाएगा आपका OH। ये आपकी कुछ रिएक्शन होगी इस तरह की। दूसरी में आपसे कहा एनिसोल को अगर रिएक्ट कराएं, ठीक है, ये रहा आपका एनिसोल, CH3COL एनहाइड्रोCl क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो एल्काइल वाला पोर्शन है ये कौन सी पैरा पोजीशन पर लगेगा, बनेंगे दोनों, पैरा भी बनेगा, ऑर्थो भी बनेगा, मेटा नहीं बनेगा, लेकिन लिखा जाना चाहिए पैरा वाला, पैरा मेजर होता है, ठीक है। कभी ऑर्थो लिख के क्या, हम तो ऑर्थो लिखे है, वो सही हो जाना चाहिए भैया, टीचर सही करे ना करे उसके अपने मूड पे डिपेंड है। नेक्स्ट, प्रोपेन 2 ऑल को जब कॉपर के साथ हीट करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में बदल जाते हैं, ये लिखी रिएक्शन, जब आप CO से करोगे इतने पर तो क्या बदल जाएगा, आपका कीटोन बदल जाएगा। 1 डिग्री किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में बदल जाएगा, ठीक है, और 3 डिग्री किस में बदलेगा, एल्कीन में बदल जाएगा। सारी रिएक्शन बड़ी मस्त होती है, इन्हीं को ज्यादा याद रखना चाहिए। चलो अब पहुंचते हैं हम पहले वाले इस पर, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पर। इसमें कहा है 3 टाइप्स RNA बता दो, mRNA, rRNA, tRNA, ये 3 टाइप के RNA आपके NCERT में भी लिखे हैं। फिर कहा है व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, तो थायामीन, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस और फॉस्फोरिक एसिड इसके प्रोडक्ट होते हैं। आप लिख दोगे या स्ट्रक्चर भी बना दोगे, दोनों कंडीशन में क्या जाएगा, सही जाएगा। सी वाले के सेकंड फर्स्ट पार्ट में कहा डिफरेंस बता दो 2, तो देखो मैंने डिफरेंस ये लिख दिया, आप आराम से देख लेना, और भी लिखा होगा, जैसे इट हैज 2 डीऑक्सीराइबोस, तो उसमें लिख दिया इट हैज राइबोस, RNA में मैंने यहाँ लिख दिया RNA का है।
सेकंड पॉइंट डीएनए का ये है, ट्रांसमिशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कोड या नेसेसरी फॉर प्रोटीन लिख दिया। लोकेशन में ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म लिख दिया। कोई इससे भी 2 डिफरेंस लिखे आए होंगे, बहुत है यार। ठीक है, एनी टू ही तो पूछ रहे, कोई गिव टू तो मैंने 3 दे दिया, कोई और भी लिख दिया होगा जो कि वैलिड होगा, वो भी सही जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है ना। अब चलते हैं इसके और वाले पार्ट पर। देखो और सी का ही सेकंड दे रखा है, या तो ये कर दो या तो ये कर दो। वाई आर टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री है, बिल्कुल। एक तो होता है 5'3' तो एक होता है 3'5' चाहिए ऊपर नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड, तो 1 नंबर आपको इसमें मिलेगा, 1 नंबर आपको इसमें। केस स्टडी के दूसरे पार्ट में चलते हैं। देखो यहाँ फिर न्यूमेरिकल भरा हुआ है, ये भी न्यूमेरिकल भरा हुआ है, और में भी। तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा होने से बच्चा जो है घबरा जाता है, और कुछ नहीं है। एक प्योर इथेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कह रहा है ये दोनों डेविएशन कौन सा दिखाएंगे, ठीक है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म निगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। अब आ जाइए न्यूमेरिकल में। देखो इस न्यूमेरिकल को मैं समझा देता हूँ पूरा। इसमें आपको प्योर वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया था, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट दिया था, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया था, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया था, और वैसे बिना दिया तो बेंजीन का 78 आता है, आप निकाल भी सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में खुद लिख रखा है, आपको निकालना था एमबी। तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये आपकी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट और डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू इन टू एम बी। ओके, देखो मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा, ये मेरा अपना मेथड है जिसमें मैं ए और बी यूज करता हूँ। एनसीईआरटी में 1 और 2 लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का 1 मेरा ए है और 2 मेरा बी है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, अब सबकी अपनी अपनी आदत होती है, और कोई टीचर किसी और से भी करा सकते हैं मेथड से, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ वैल्यू पुट करी मैंने और मेरा आंसर जो है 93.6 ग्राम्स का आया। आप देख सकते हो, देखो मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये वैल्यू थी, ठीक, यहाँ ये वैल्यू थी, आप पुट करके रख के देख लीजिएगा, आएगा। इसके और में भी अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो इसके और में भी न्यूमेरिकल ही है, वो ये वाला है। इसमें प्योर बॉइलिंग टेम्परेचर दिया है, ठीक, सोल्यूशन का दिया है जो कि एलिवेट हुआ, बढ़ा है, देख सकते हो। तो डेल्टा टीवी निकाल लोगे, कितना बड़ा, 0.88। डब्ल्यू ए की वैल्यू 90 दे रखी है, डब्ल्यू बी की वैल्यू 1.80 दे रखी है, एम बी इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, के बी की वैल्यू दे रखी है 2.35। ठीक है, एम बी का फॉर्मूला लगा दिया, सीधे रख दिया, आंसर आ गया 57.5। ये आप बड़े आराम से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका जितना पार्ट सही जाएगा उतना नंबर उसमें मिल जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहुंच गए हम सेक्शन ई पर। ठीक है, ये लास्ट सेक्शन है जिसमें आपके 5 मार्क्स के आई थिंक क्वेश्चन मिलते हैं। हाँ चलिए, वेरी गुड, बहुत जल्दी पहुंच गए। ठीक है, ज्यादा टाइम हमने आपका वेस्ट नहीं किया है, ओनली 29 हुई है अभी मेरी जो चल रही है, उसे भी कम कर दूंगा। सेकेंडरी बैटरीज है, क्योंकि इसमें पूछा है आपसे कि लेड स्टोरेज बैटरी किस टाइप की है। सेकेंडरी बैटरीज है, कैथोड पीबीओ2 लेड ऑक्साइड, एनोड आपका लेड ग्रिड वर्क करता है, और ये ओवरऑल रिएक्शन है पीबी पीबीओ2 2H2SO4 2 PbSO4 प्लस H2O। नेक्स्ट में उसने कहा है कि आपका कैलकुलेट करना है टाइम, जिसमें 1.5 ग्राम सिल्वर जो डिपॉजिट होगा कैथोड पर, इतना करंट एम्पियर फ्लो होने पर। तो हमें देखो एक बात मालूम है कि 108 जो डिपॉजिट होता है वो इतने कूलम्ब पर होता है, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है जो हमें खुद याद रहनी चाहिए। तो 1 ग्राम कितने पर हो जाएगा, अपॉन में 108, उसने कितना दिया 1.8 कितना, यानी कि आपके पास जो चार्ज निकल के आ गया वो इतना। जब चार्ज भी है करंट भी है तो टाइम निकाल सकते हो, क्यू अपॉन आई से निकाल दिया, ये आया आपका कितना, या तो 893 है ना 0.5 सेकंड, या 14.85 मिनट, कुछ भी जोन सा भी सही हो आपका, दोनों आपके आंसर सही जाएंगे। ठीक है, फिर देखो, फिर न्यूमेरिकल, इसलिए मैं बोला बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल होने की वजह से कभी तो बिल्कुल 1-2 ही न्यूमेरिकल रखते हैं, कभी इतने न्यूमेरिकल रख देते हैं, एक सा कोई रेशो समझ में नहीं आता सीबीएसई में। यहाँ पर कोलरास लॉ लिखना था, तो कोलरास लॉ आप जानते ही हैं। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोडक्ट सम होता है किसका, कैटायन और एनायन के इंडिविजुअल आयंस के प्रोडक्ट का। तो स्टेटमेंट तो आपने लिख दिया होगा, स्टेटमेंट तो मैंने यहाँ लिखा नहीं। न्यूमेरिकल पार्ट कर दिया। देखिए पहले मैंने निकाला लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव के लिए, तो NH4Cl में से Cl नेगेटिव घटा दिया, वैल्यू उधर दी थी, रख दी, आ गया। जब OH के लिए किया तो इन दोनों को माइनस कर दिया, वैल्यू माइनस में। माइनस का मतलब ये है कि OH का जो माइग्रेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ये भी पूछ सकते हैं किसी सेट में कि इसका क्या मीनिंग हुआ कि OH का भी माइग्रेशन की डायरेक्शन बता दीजिए OH की, तो नहीं अपोजिट हो जाएगी। फिर निकाला हमने लैम्डा नॉट NH4OH के लिए, दोनों की वैल्यू हमारे पास है, एक की 5 एक की -5, जीरो आ गया। अच्छा, जीरो आने का मतलब ये है कि NH4OH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जीरो मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है। समझ में आई? तो ये भी है, ठीक, किसी सेट में अगर पूछा हो इस तरह से तो आप ऐसा आंसर देंगे। फिर देखो इसका और पार्ट दिया है, उसमें भी न्यूमेरिकल, ठीक, कैलकुलेट जी नॉट ई सेल, ये तो सिंपल था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू EuC2 पॉजिटिव माइनस EZn, वही कैथोड माइनस एनोड, वैल्यू रख दी, 1.1 आ गया। डेल्टा जी का फॉर्मूला ये होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। मैं साइड हो जाता हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके या देख सकते हो कि कैसे पुट किया है, हमने कितना पार्ट पुट किया था, ठीक है, वो आपकी आराम से देख लीजिए। अब पहुंचते हैं 32 पर। इस एसीटोन इज ट्रीटेड विद सेमी कार्बाइड, ये आपका सेमी कार्बाइड है। इससे जब एसीटोन ट्रीट करोगे तो ये H2 और ये O मिलके H2O बना देंगे, और ये आपका देखो इस तरह से कार्बन लिंक हो जाएगा। H2O लिखो या मत लिखो चल जाएगा। 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, कौन सी रिएक्शन देंगे, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, या कैनिजारो रिएक्शन आपकी देंगे।
इसमें 1 मोल बन जाएगा अल्कोहल में और 1 बन जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट में। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस पर डिपेंड है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन मतलब केनिजारो रिएक्शन पर बेस्ड। ओके, नेक्स्ट आपका क्लीमेंसन रिडक्शन दिया था बच्चों, ये देखो ब्यूटेन 2 उनको ट्रीटेड किया था Zn Hg और कंसंट्रेट HCl से, ये आपका क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट है। अगर ये याद होगा कि किसका रिएजेंट कौन है तो बहुत अच्छे से पहचान लोगे। ये वो हटके यहाँ पर CH2 आ जाएगा, H2 निकल जाएगा। क्लियर? इसमें आपसे अरेंज करवाया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कराया क्या था, दिया खुद ही था बस। अगर किसी बच्चे ने सीधे भी लिख दिया तो भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जहां तारीफ करनी चाहिए वहां तारीफ के काबिल भी काम करते हैं, कहीं कहीं पर घटिया काम भी कर देते हैं ये। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक पोजीशन आगे चला गया और इसमें बिल्कुल पास चला गया। तो जितनी डिस्टेंस पास होती चली जाएगी COH के एसिडिक करेक्टर उतना ही क्या होता है, एनहेंस होता है, सीधे ऑर्डर बन गया। इसमें देखो ये मिथॉक्सी ग्रुप है जो एसिडिक करेक्टर डिक्रीज करता है, इसमें कोई नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। सिंपल अरेंज कर दिया, आप देख लीजिए आपने कितना कितना किस तरह से अरेंज किया है, बड़े आराम से आप देख सकते हैं। लो मैं एकदम साइड में हूँ, ओह ओके आप अपना देख लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं 30 बी वाले पार्ट पर। ये रिएक्शन कंप्लीट करनी थी। जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक बनता है, PCl5 से रिएक्ट करके OH किस में बदल जाता है, Cl में। डाइअल्काइल कैडमियम क्या रिएक्ट करेगा, इसको कीटोन बदल देगा। कीटोन में फिर से क्लीमेंसन रिडक्शन लगाओगे, क्या बन जाएगा, एल्कीन। ठीक, सिंपल। अब आप देख लीजिए कितना पार्ट आपने इसका ओके किया। मैं चलता हूँ इसके दूसरे पार्ट पर, सेकंड पर, जिसमें आपका कन्वर्जन है। ठीक, कीटोन को पहले किस में बदल लो, अल्कोहल में रिडक्शन से, फिर इसको क्या कर दो, हीट एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा आपका, वाटर बाहर हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, बन गया प्रोपीन किसमें, प्रोपीन में। यहाँ क्या था आपका, यहाँ था बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, पहले PCl5 से रिएक्ट करा दो, वही COCl आ जाएगा, आ गया। COCl आने के बाद तो फिर से क्या करा दो आपका, H2PD से इसका करा दो रिडक्शन, और ये आपका जो है एल्डिहाइड में बदल जाएगा। नेम रिएक्शन है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं लास्ट तक तो बताइए कौन सी नेम रिएक्शन है कमेंट में कि सर ये नेम रिएक्शन थी इसमें, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड में, ये मैंने एक नेम रिएक्शन लिखी थी, नेम। ठीक है, अब आ जाइए इथेनल टू ब्यूटेनल, ये एल्डोल कंडेंसेशन है, इसे मैंने यहीं पे नोट कर दिया। 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं, यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है, OH बन जाता है, साथ में CHO रहता है। ये हो गया तुम्हारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जो हीट करने पर किसमें बदल जाता है, एल्कीन में। इसका नाम है ब्यूट टू इनल। ये कन्वर्जन बहुत पूछा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन से, कन्वर्जन के फॉर्म में ज्यादा आता है। जी चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। ठीक, अब हम कर रहे हैं, इसमें कहा है कि Cu इज नॉट स्टेबल, क्योंकि जैसे Cu आप वाटर में डालेंगे तो Cu में हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से हाई एनर्जी होती है Cu2 पॉजिटिव की एक्वस में, तो तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Cu2 पॉजिटिव में, और स्टेबल होगा ही नहीं जब तुरंत कन्वर्ट होगा। Cr2 पॉजिटिव मोर रिड्यूसिंग होगा किससे, Fe से, क्योंकि जिसकी E नॉट वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव में होगी वो उतना ही ज्यादा आपका क्या करेगा, रिड्यूसिंग पावर रखेगा। क्लियर? फिर पूछा था, ये 2 लिख रखे मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट का बच्चे ने किसी ने लिख दिया होगा, उसका भी आंसर तो सही जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। पुअर स्लीडिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल देन 4f ऑर्बिटल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्टिनाइड एक्सपीरियंस ग्रेटर जेड इफेक्ट। भाई जो आपके लेंथेनॉइड होते हैं उसमें आपका पेनल्टी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो आपके एक्टिनॉइड्स होते हैं उसमें एंटी पेनल्टी सेल में होते हैं और पास होते हैं, तो जेड इफेक्ट उन पर ज्यादा वर्क करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, एक्टिनॉइड्स का। इसमें कहा गया है देखो कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग का वर्क करता है। जब हम KMnO4 की रिएक्शन लिखते हैं तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से 2 हो जाती है, तो यानी यहाँ रिडक्शन हुआ, और जिसका रिडक्शन होता है वो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है। रिएक्शन सपोर्ट करने के लिए कही थी, रिएक्शन लिख दी H2S से। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे तो H2S यहाँ पर -2, यहाँ 0। ठीक, और यहाँ पर फिर से वही Mn7 और यहाँ पर Mn2, सिंपल एकदम। इसका क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। किसने कराया, KMnO4 ने। KMnO4 ने कौन से एजेंट का वर्क करा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क किया। ठीक है, बड़े आराम से लिख सकते थे। फिर इसमें कहा है आपसे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की वो एलिमेंट लिख दो जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रीफर करता हो। बिल्कुल, कॉपर में जो आता है 3D10 4s बनाएगा, तो ये तो चाहेगा कि मेरा 3D10 फुलफिल रहे, तो एस को बहुत आसानी से दे देगा, ले जाओ जल्दी से। नेक्स्ट कहा है ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स गुड कैटलिस्ट बिकॉज दे हैव एक्टिव साइट्स ऑन देयर सरफेस। 11 से पढ़ रहे हो। इन ग्राउंड स्टेट कंटेन्स 3D1 इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करते हैं। लेकिन जब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आती है स्टैंडियम की, वो 3 आती है, 3 में इलेक्ट्रॉन हो जाता है 0, और जिसमें D0 इलेक्ट्रॉन होता है वो होते हैं कलरलेस। दैट्स इट, ये था आपका पेपर पूरा, बिल्कुल एकदम जेन्युइन सोल्यूशन आपकी साइड में खोल के दिया, ऐसा नहीं केवल बोला। थैंक यू वेरी मच, आपका सपोर्ट हमें इस तरह से मिलता रहे, उसी के प्यार के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।